कभी छाँव में, कभी हसरतों के मुकाम में, जिंदगी के हर पड़ाव में सलाम है तुझको जिंदगी, सलाम है जिंदगी, हाँ तुझको जिंदगी। सपनों की उड़ान में, कभी जज्बों के तूफान में, जिंदगी के हर इम्तिहान में सलाम है हाँ तुझको जिंदगी, सलाम है जिंदगी, हाँ तुझको जिंदगी। अकेली नहीं घूम सकती, मर्द घूमते हैं कि नहीं? कुत्ते बिल्लियां भी रात को अकेले ही घूमते हैं, फिर औरत के घूमने में ऐसी कौन सी बड़ी बात है? To own up your own mistakes, to own up the wrong that you've done, to own up where you could have done something else, was what Tara was about. And I think it was very, very close to every woman's heart, and which is why it became so popular, which is why it became so frightening to the patriarchs, that if this goes on, we will not be able to control the revolution that is coming. They could not deal with the fact that there were women in their own homes who were asserting themselves and who were changing day by day, who may not be saying to their husbands and to their in-laws that I want this or I don't want this, but they were definitely telling them, my daughter will not do this and my daughter will do this. This week the guest has been done. नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, आदाब और दुनिया भर के सभी भाषाओं में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सलाम जिंदगी शो में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत। यह शो आपके लिए है जीवन के हर रंग, हर संघर्ष की कहानी लेकर। यहाँ हम आपको मिलाते हैं उन शख्सियतों के साथ जिन्होंने जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना किया और सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल की। तो हमारे साथ बने रहिए और सुनिए प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ सलाम जिंदगी पर। प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, आज हम आपको एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व विनीता नंदा जी के बारे में बताने जा रहे हैं। विनीता नंदा एक अनुभवी निर्माता, निर्देशक और लेखक है जिन्होंने भारतीय टेलीविजन उद्योग में एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। वो मेरे भी फेवरेट निर्माता, निर्देशक और लेखक है। विनीता ने कई लोकप्रिय टेलीविजन शो जैसे तारा, शतरंज, उम्मीद, राहत, राहें और मिली का निर्माण और निर्देशन किया है। वह जी नेटवर्क में निर्देशक के रूप में भी कार्यरत रह चुकी है, जहां उन्होंने 16 चैनलों के लिए सामग्री तैयार की। इसके अलावा विनीता जी ने 1989 से 2006 तक गैर सरकारी संगठन प्रोजेक्ट समिता की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। इस दौरान उन्होंने सामाजिक भलाई के लिए रचनात्मक समुदायों के साथ मिलकर लोकप्रिय मीडिया की शक्ति का उपयोग किया। विनीता एंटरटेनमेंट एजुकेशन के क्षेत्र में भी सक्रिय रही है। अभी विनीता जी डेली आई चलाते हैं सिमिलर लाइंस पर। उन्होंने शीला, कस्बा जैसे कई धारावाहिक और अनंत, द डिस्टेंट थंडर जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। साथ ही विनीता जी ने राहुल बोस, कोयलपुरी अभिनीत फिल्म व्हाइट नॉइज का निर्देशन और लेखन भी किया, जो कांस समेत कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हुई। 2012 में विनीता जी ने ACEE एशियन सेंटर फॉर एंटरटेनमेंट एजुकेशन की सह स्थापना की। 2013 में इसके प्रमुख कार्यक्रम द थर्ड आई की शुरुआत की। विनीता जी ने शॉर्ट मूवी बनाई 2023 में, जो औरतों पर अत्याचार पर है, जो 1 साल से सेंटर बोर्ड में सेंसर में है और प्रतीक्षा कर रही है सर्टिफिकेट का रिलीज होने के लिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मनोरंजन उद्योग में सटीकता और
समकालीन मुद्दों का बढ़ावा देना है। अपने बहुमुखी करियर के माध्यम से विनीता जी ने केवल न मनोरंजन उद्योग में योगदान दिया, बल्कि सामाजिक शैक्षिक पहलुओं पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है। विनीता नंदा जी का जीवन एक और उनका कार्य निश्चित रूप से कला, मनोरंजन और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। चलिए इनसे बात करते हैं और उनके अनुभवों को विस्तार से जानते हैं। विनीता जी, आपका स्वागत है सलाम जिंदगी पर। नमस्ते। नमस्ते विनीता जी। विनीता जी, आपने अपने करियर में कई प्रगतिशील टीवी शो जैसे तारा, शतरंज, उम्मीद, राहत आदि का निर्माण और निर्देशन किया है। इन शो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहती थी और इन्होंने टीवी इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव डाला? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने यहाँ एक गेस्ट की तरह इनवाइट करने के लिए। सुख जी, यू नो कि मैं भी आपको बहुत बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ आपकी भी। ये सवाल आपने जो पूछा एक बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि जब मैंने अब मेरा करियर 80s में मैंने शुरू किया, वहां पे मेरी सारी जो ट्रेनिंग हुई 80s के दौरान हुई। और जैसे ही मैं अपने आप को मान रही थी कि मैं खुद रेडी हूँ अपने सीरियल और अपनी फिल्में बनाने के लिए, उसी वक्त एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया जो आज के दिन में सैटेलाइट टेलीविजन का रेवोल्यूशन कहलाता है। और थैंक्स टू सैटेलाइट टेलीविजन रेवोल्यूशन के मेरे जैसे बहुत सारे यंग लोगों को, उस टाइम पे मैं बहुत यंग भी थी, तो बहुत यंग लोगों को सैटेलाइट टेलीविजन की वजह से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल के सामने आई। तो फिल्में तो मुझे बनानी थी, टेलीविजन मतलब एज अ स्टोरी टेलर मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, और एज अ स्टोरी टेलर मैं चाहती थी कि मैं कामयाब भी हूँ। सो वो ही हुआ। जैसे ही सैटेलाइट टेलीविजन आया, मुझे मौका मिला, मैंने अपनी कंपनी खोली। मेरी कंपनी के जरिए मैंने ये सारे सीरियल बनाए। सबसे बड़ा पहला सीरियल, उससे पहले मैं छोटे मोटे काम करती रहती थी, कभी छोटी फिल्म, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, लेकिन सबसे बड़ा मेरे सामने जो कहते हैं जो एक मौका था, और जिस मौके को मैंने हाथ से निकलने नहीं दिया, वो था तारा। तो तारा हम लोगों ने सीरियल बनाया, जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। हमने इसलिए नहीं बनाया था कि वो इतना सक्सेसफुल हो, हमने बनाया पूरी शिद्दत से, पूरा दिल लगा के। जो पूरी टीम थी, जितने एक्टर्स थे, जितने हमारे टेक्नीशियन थे, मेरे पार्टनर रमन कुमार जी थे, सब लोग थे, सबने पूरी शिद्दत के साथ वो एक सीरीज बनाई, जो मैंने और रमन जी ने प्रोड्यूस की, रमन जी ने निर्देशित की, और मैंने उसको लिखा भी। और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, और उस सक्सेस की वजह से हमारी कंपनी भी बहुत चली। उम्मीद, शतरंज, राहें, राहत, V3+, संसार, अग्नि चक्र, ऐसे करके बहुत सारे सीरियल बनाए उसी कंपनी के जरिए। और वो वक्त ही इतना अच्छा था और इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम लोगों ने मतलब वो जो वक्त हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया, वो हमारी अगली जनरेशन्स को कभी अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा फ्रीडम था एक्सप्रेशन का। और मैं ये कह रही हूँ इसलिए नहीं कि मुझे ही सिर्फ वो मौका मिला जो औरों को नहीं मिला। अगर मैं एक बहुत प्रोग्रेसिव थॉट एक्सप्रेशनिस्ट थी, जो तारा जैसा सीरियल बना रही थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो बहुत ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल स्टोरीज भी बना रहे थे, वो भी बहुत सक्सेसफुल हुई। जैसे अस्तित्व था, हसरतें, मतलब उसी दौरान में आपको, जैसे आप टीवी ऑन करते थे, आपको अलग अलग किस्म की कम से कम 10-12 ऐसी कहानियां मिल जाती थी। तो आप कभी ऐसे नहीं, जैसे आज के दिन में हो गया कि मतलब हर कहानी सेम लगती है, और ऐसे लगता है एक सीरियल से दूसरे सीरियल में जब एक चैनल ट्रांजिशन करता है, तो पता ही नहीं चलता कि दूसरा सीरियल शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो वाइब्रेंस थी, जो आप ZTV जैसे ही ऑन करते थे, आपके सामने एकदम खुलता था एक पर्दा, जिसमें आप भिन्न भिन्न अलग अलग किस्म के प्रोग्राम, कहानियां, और आपको इंडिया की जो पूरी डाइवर्सिटी थी, जो अलग अलग रंग हैं हमारे देश के, वो सब एक दिन में एक शाम को नजर आ जाते थे थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को भी मिली, जैसे बहुत सारे और लोगों को मिली, और उसका बहुत प्रभाव हुआ इंडियन ऑडियंसेस के ऊपर, क्योंकि वो वक्त ऐसा भी था जबकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई थी,
और इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और जो अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही थी उन दिनों में भी, ये पूरा मामला जो एक बहुत बड़ी रफ्तार से शुरू हुआ, जिसमें लोग छोटे शहर और गांव छोड़ के बड़े शहरों में आ रहे थे और अपनी जिंदगी बना रहे थे, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे, बहुत बड़े बड़े सपने कायम भी कर रहे थे। और तारा एक किस्म में उन सारी बातों को रिफ्लेक्ट कर रही थी एज अ सीरीज। वो एक प्रोग्राम था, एक कहानी थी जो हर चीज को रिफ्लेक्ट कर रही थी कि कैसे छोटे छोटे शहरों से जब लोग बड़े बड़े शहर, जैसे मुंबई है, तब बॉम्बे होता था, और दिल्ली है या बैंगलोर है या चेन्नई है, उसमें जिंदगी का जो आप सामना करते हैं वो कैसे होता है, उसमें उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, उसमें चैलेंजेस कैसे होते हैं, लोग कैसे कैसे उन चैलेंजेस से डील करते हैं, खास करके औरतें, खास करके लड़कियां। वो सारी बातें मेरे सीरियल्स में थी। उम्मीद ले लो, शतरंज ले लो, V3+, वो कोई ना कोई ऐसा उन दिनों का जो था, जो उसका वो मिरर करती थी। आपको ऐसे लगता था आप आईना देख रहे हैं और अपनी जिंदगी को उस आईने में वो रिफ्लेक्शन मिल रही है। तो बहुत ही कमाल का टाइम था वो, और अनफॉर्चुनेटली वो टाइम सिर्फ 10 साल चला। 2000 आते आते, अगला मिलेनियम आते आते काफी कुछ हुआ, जिसकी वजह से वो वक्त जो एक्चुअली आज के बच्चों को भी एक्सपीरियंस करते हैं, दोबारा कभी नहीं आया। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा जी, मेरी जो सक्सेस है उसके पीछे भी उस कंटेंट का बहुत बड़ा एक रोल था। वो जो कंटेंट है इतना प्रोग्रेसिव, इतना मतलब प्रगतिशील वो शोज थे। जितने भी नाम आपने लिए मैंने वो सभी के सभी शोज देखे हैं, पर मेरा सबसे फेवरेट शो तारा ही रहा है। थैंक यू। तो हाल ही में आपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने आपके शो तारा को जबरन बंद करवा दिया था, जबकि वह अपने चरम पर था। इस घटना ने आपको व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से कैसे प्रभावित किया? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअली सीरियल तो बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, मतलब बहुत सीरियल हमारे पहले भी बंद हुए, नए सीरियल शुरू हुए, ये भी बंद हो रहा था और नया सीरियल शुरू हुआ। पर बात जो बुरी लगी सबसे ज्यादा वो थी कि वो सीरियल एक चरम पे उतारा जा रहा था। वो भी हो सकता है बहुत स्ट्रैटेजिकली वो इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे उतारना, लेकिन जिस किस्म से उन्होंने वो बात की, जिसने मेरा दिल भी तोड़ा और मेरे को कम से कम सालों तक कंप्लीटली, जैसे बोलते ना कि एक रैटल करके रख दिया, जो वो बात थी जब उन्होंने मुझे बुला के बोला कि आप जैसी औरतों को इस देश के बाहर उठा के फेंक देना चाहिए। तो क्योंकि मैंने सिर्फ इतनी जुर्रत की थी पूछने के लिए कि आप इसको क्यों सीरियल को बंद कर रहे हैं, और वो प्रभावित मेरे ऊपर इतना ज्यादा हुई वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, कि मैं आज तक उसको भूल नहीं पाऊंगी, और वो मोमेंट को भी कभी भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो आज अगर आप उस वक्त के ऊपर मुड़ के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे भारत की महिलाएं एक रफ्तार से आगे निकल के आगे बढ़ रही थी, पूरे दुनिया में अपना नाम कमा रही थी, छोटे छोटे शहरों से। और मैं भी एक छोटे ही मेरे फादर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में काम करते थे, वो अलग अलग शहरों में उनकी पोस्टिंग होती थी। तो मैं जम्मू से लेके अमृतसर, अमृतसर जलंधर, जलंधर से कोटा, कोटा से अजमेर, अजमेर से इंदौर, और फिर चंडीगढ़ में आके वहां इन शहरों में मैंने अपना स्कूल और कॉलेज किया था, और मैं इन शहरों में बड़ी हुई थी। तो अगर मैं एज अ लेखक मैं कोई कहानी लिख रही थी, वो मेरी अपनी पूरी जिंदगी की रिफ्लेक्शन थी। तो कोई मुड़ के अगर मुझे बोले कि इस छोटे शहरों की औरतें ये सब एग्री नहीं करती और ये सब ऐसा देखना नहीं चाहती, तो वो मेरे अपने निजी एक्सपीरियंस से बिल्कुल ही गलत बात थी। क्योंकि उस टाइम पे पूरे भारत में हर छोटे शहर में, हर गांव में, हर लड़की एस्पिरेशनल थी और चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊं, मैं कुछ करके दिखा पाऊं। आर्मी में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी, कॉरपोरेशंस में भी, जर्नलिज्म में भी, मीडिया में भी, हर जगह लड़कियां अपना अपना नाम कमा रही थी, और उनके सामने जो दुविधाएं थी, जो चैलेंजेस थे, उनसे उनसे वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से
डील कर रही थी। तो आज अगर देखा जाए तो वो एक मेरे ही मुंह पे तमाचा नहीं था, वो हमारे पूरे विमेन्स मूवमेंट जो पूरा इतने सालों की औरतों की लड़ाई की वजह से आज हम औरतें इधर तक पहुंची थी, हम सब के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था। क्योंकि तारा को उतार के उससे क्या रिप्लेसमेंट क्या किया, आपने ये पूरा का पूरा सास बहू का जो दौर शुरू किया, और ये बोल के कि भारत के लोग ये देखना चाहते हैं। उसके बाद सामने बातें आई, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, टीआरपीज वगैरह कैसे मैनिपुलेट की गई थी, कैसे अलग अलग तरीकों से उन्होंने नए टैलेंट को खत्म किया था। मतलब ओवरनाइट, अभी जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मेरे पास तो कोई इन्वेस्टमेंट थी नहीं, मेरे पीछे कोई बिजनेसमैन नहीं खड़ा था, कोई नहीं था। मैं अपनी कंपनी क्यों खड़ी कर पाई? मैं इसलिए खड़ी कर पाई क्योंकि मैं एक चैनल के पास गई थी जहां पे सुभाष चंद्र जी उसके चेयरमैन थे, तब भी अब भी हैं। वो हर नए टैलेंट को रास्ता दिखा रहे थे। जब मैंने तारा बोला मैं ये बनाना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे बोला तुम खुद प्रोड्यूस करो। मैंने जब बोला मेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने बोला मैं तुमको पैसे दूंगा, मैं 50% एडवांस दूंगा 4 एपिसोड्स के, आप 4 एपिसोड बना के मेरे पास लाओ, वो बाकी का भी 50% मैं दूंगा, और आगे 4 एपिसोड का भी 50% दूंगा। तो आपकी गाड़ी मेरी वजह से चलेगी, आप अपने काम पे पूरा अपना फोकस रखिए और अपना काम कीजिए। इसकी वजह से मैं एक प्रोड्यूसर बनी, इसकी वजह से मैं एक कंपनी खोल सकी, इसकी वजह से मैं एक सक्सेसफुल क्रिएटिव पर्सन बनी, क्योंकि मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। 2000 आते आते जब तारा और हसरतें और ऐसे इतने खूबसूरत सीरियल सब ऑफ एयर गए, तब इन्होंने क्या किया ताकि हम सब, जो सारी यंग जनरेशन थी जो अपने आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, और जो नई जनरेशन, अगली नई जनरेशन थी जो भी हमारे जैसी थी, मिडिल क्लासेस से आ रही थी लेकिन बहुत काबिल थी, उनको कैसे खत्म किया। ओवरनाइट इन्होंने रूल बना दिया, और वो स्टार टीवी से रूल शुरू हुआ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर थी के सीरियल से वो रूल शुरू हुआ कि अब आप 60 एपिसोड बनाइए, तब चैनल आपको पैसा देगा। ठीक है, आप हमें, आपका सीरियल जब एयर पे आ जाएगा, आपका पहला एपिसोड जब एयर पे आएगा, उसके 90 दिन के बाद आपको पहले एपिसोड के पैसे मिलेंगे। तो एक ही हाथ से इन्होंने पूरे के पूरे नए जनरेशंस और न्यू कंटेंट क्रिएटर्स और टैलेंट को खत्म कर दिया। तब से ये बड़ी बड़ी कंपनियां आके, क्योंकि किनके पास इतना पैसा था 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया कि वो अपना प्रोडक्शन हाउस खड़ा कर सके, कई लोगों ने किया, लेकिन उससे उनका आधा प्रॉफिट फाइनेंसर्स को जा रहा है आज के दिन में। ये गलत बात है। अगर मेहनत पूरी किसी की है तो भाई सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आपसे खरीद रहे हैं उनको पैसा देना चाहिए। मैं कहती हूँ एडवांस भी मत दो, पर हाथ में लेने के बाद तो दो। लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा रास्ता बना दिया कि आपको अगर प्रोड्यूसर बनना है तो आप पहले फाइनेंसर के पास जाओ, फाइनेंसर से पैसा लो, वो पैसा फिर इधर डालो। जब तक हम तुमको पैसा देंगे उसका इतना इंटरेस्ट बढ़ चुका होगा जो फाइनेंसर का फायदा होगा, और जो प्रॉफिट आप बना रहे हैं आप इंटरेस्ट मत दीजिए, पर 50% अपना प्रॉफिट फाइनेंसर को दे दीजिए। ये करके इन्होंने पूरे इंडिया की क्रिएटिविटी और टैलेंट को एकदम उसका दम घुट दिया। और जितनी कंपनियां थी रोज बंद पड़ी थी, किसी ने एक सीरियल बनाया, किसी ने दूसरा, किसी ने 2-3 सीरियल, और हर मतलब 4-5 साल में एक आध सीरियल बनाया। लेकिन वो जो रफ्तार से सब लोग सीरियल बना रहे थे, नई नई कहानियां बोल रहे थे, अलग अलग किस्म की डाइवर्सिटीज दिखा रहे थे, अलग अलग किस्म की जो कहानियां हमारे देश में हैं उन सबको एक्सप्लोर कर रहे थे। कुछ प्रोग्रेसिव थी, कुछ रिग्रेसिव थी, कुछ कंजर्वेटिव थी, कुछ बहुत फॉरवर्ड थी, सब कुछ लोगों को दिख रहा था, मिल रहा था देखने के लिए। वो सब खत्म हो गया। एक टाइप की कहानी जिसमें औरत एक बेचारी है, मंगलसूत्र, सिंदूर, साड़ियां, कपड़े, घूंघट, वो सब शुरू हो गया। या तो देवी है या तो चुड़ैल है, या तो देवी है या तो चुड़ैल है, इंसान नहीं हो सकती औरत। आज तक सीरियल में, कहानी में ये ही चल रहा है, औरत इंसान नहीं हो सकती।
देवी है या चुड़ैल है, चुड़ैल है या देवी, वही हुआ है। आजकल तो औरत को एक मटकी या फिर एक मकड़ी या फिर एक सांप और पता नहीं क्या क्या भी दिखाया जा रहा है। कुछ भी, बस इंसान नहीं मान सकते औरत को, मतलब एक उनका ये हो गया है कि दिमाग में एक ऐसी कीड़ा भरा गया है कि औरत को कभी भी इंसान मत दिखाना। बिल्कुल। हाँ जी। जी नेटवर्क में निर्देशक के रूप में आपने 16 चैनलों के लिए कंटेंट तैयार किया। इतने विविध दर्शकों के लिए कंटेंट बनाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उन चुनौतियों को कैसे पार किया? मैंने एक्चुअली मुझे जी टीवी में लिया गया एज अ डायरेक्टर आइडिएशन उस वक्त पे जब जी टीवी एक चैनल से 16 चैनल बना रहा था, और 16 आज के दिन में तो शायद 200-250 चैनल हो गए, मुझे पता नहीं कितने चैनल है, पर उस टाइम एक ही चैनल था, वो अब 16 चैनल में बन रहा था। तो उस टाइम पे मैंने बहुत क्लोजली काम किया सुभाष चंद्र जी के साथ। मेरा सीईओ जो थे, सीईओ संदीप गोयल जी, उनके साथ और भी कई ऐसे लोग थे जिनके साथ मैंने मिलके बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई। मेरा काम क्रिएटिविटी था टेबल पे रखने का, जो मैंने किया, और मैंने बहुत सारे आइडियाज दिए जिसकी वजह से वो 16 चैनल के अलग अलग प्रोग्रामिंग, कंटेंट प्रोग्रामिंग हुई। अनफॉर्चुनेटली वो दौर भी ट्रांजिशन का दौर था, जो प्रोग्रेसिव सीरियल से उससे बंद करके अभी ये सडनली सास बहू में चला गया था। फिर भी बहुत लड़ाई झगड़ा करके, बहुत इंटरनली मैंने मतलब बहुत मेहनत और लड़ाई झगड़ा करके एक सीरियल अस्तित्व नाम का है जो समहाउ एयर पे दिलवाया। अदरवाइज मार्केट ऐसा हो गया था कि उसको चाहिए ही था कि लोग सिर्फ जो एकता कपूर बना रही है सब लोग वो ही बनाए, और उसकी कंपटीशन में उस लैविश स्केल पे किसी के पास वो ना तो पैसा था, ना ही वो जो बोलते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी थी। तो सब फ्लॉप होते थे, इसलिए एकता कपूर के सारे सीरियल हिट थे, है ना। आप जो मर्जी करो तो सिर्फ बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम कर सकते थे और किसी और के साथ नहीं। और मेरी कुछ मीटिंग ऑफ द माइंड्स उधर था नहीं। एज अ क्रिएटिव पर्सन मैंने स्ट्रेटेजिकली काम किया। मैंने वो 16 चैनल्स की प्रोग्रामिंग सेटिंग की पूरी टीम के साथ, और वो सारे चैनल्स बहुत बढ़िया चले। और 2 साल के बाद मैंने माफी मांगी और बोला कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि क्रिएटिवली मैं इधर ग्रो नहीं हो रही हूँ। और उधर से मैंने फिर मेरी जर्नी फॉर व्हाइट नॉइज शुरू हुई, और इसलिए मैंने फिर व्हाइट नॉइज बनाई, और फिर आगे मेरी जिंदगी अलग अलग पहलुओं में निकली। एनजीओ प्रोजेक्ट समिता के अध्यक्ष के रूप में आपने रचनात्मक समुदायों के साथ काम किया और सामाजिक भलाई के लिए लोकप्रिय मीडिया का उपयोग किया। इस अनुभव ने आपको क्या सिखाया और इसने आपके काम को कैसे प्रभावित किया? ये मेरा एक्चुअली सबसे यू कैन से जो बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट ऑफ माय करियर रहा है। तो प्रोजेक्ट स्मिता हम लोगों ने फाउंड की थी 1989 में। ये स्मिता मतलब SMITA, सेफ मदरहुड एंड इंफॉर्मेशन फॉर टाइमली एक्शन करके हमने ये किया था। और मेन इसका पर्पस ये था कि हम जितने भी उन दिनों में जो टीवी स्टार्स बहुत बड़े बड़े थे उनकी हम हेल्प लेके जो इम्यूनाइजेशन है, जो बच्चों की भी, माँ की भी, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदरहुड प्री नेटल और एंटीनेटल जो पोस्ट नेटल केयर जो होता है उसके लिए लोगों को इन्फॉर्म किया जाए। और सबसे बढ़िया जरिया था जो बहुत पॉपुलर हमारे टीवी और फिल्म स्टार्स थे, वो जब कुछ मैसेज करते थे तो लोग सुनते थे। तो हम लोगों ने बहुत सारी, कम से कम आई थिंक 25-30 शॉर्ट फिल्म्स बनाई, यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ पार्टनरशिप की, और हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई जिनमें छोटी छोटी बातें हम कन्वे कर पाते थे, और वो बहुत पॉपुलर भी हुई क्योंकि दूरदर्शन पे उस टाइम पे एक ही चैनल था और वो उस पे बहुत चली वो फिल्में, और लोग बहुत प्रभावित हुए, उसका इम्पैक्ट बहुत हुआ। और वहां से चलते फिर हमने, जब एक बार तारा हो गया था हमारा, फिर हमें लगा कि हम लोग छोटी फिल्मों, शॉर्ट फिल्म्स की जगह कुछ और बड़ा भी करें। तो फिर वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के साथ, फैमिली वेलफेयर के साथ मिलके हमने 2 सीरियल बनाए। एक था शीला और दूसरा था कस्बा, और दोनों सीरियल लॉन्ग रनिंग सीरियल्स थे जिनमें हमने ये पूरा एंटरटेनमेंट एजुकेशन का मॉडल डेवलप किया।
और इस मॉडल के जरिए हमने एक्सपीरियंस किया कि कैसे आप एक कहानी कहते कहते जो लोगों को बहुत मजा आए सुनने में, उस कहानी के जरिए आप कैसे लोगों के मन पे आप कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन और बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स प्रभावित उनको कैसे कर सकते हैं, और वो उन चीजों को लेके अपनी अपनी निजी जिंदगी में उनको कैसे वो एक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेस थे। उसके बाद चल के हमने एड्स के ऊपर ये बहुत बढ़िया फिल्म बनाई आनंद। हर प्रोजेक्ट में हमने वेल नोन टेलीविजन या फिल्म स्टार्स को यूज किया, और जैसे बैंडिट क्वीन वाली सीमा और कंवलजीत सिंह हीरो और हीरोइन थे आनंद के। तो ऐसे करके हमने सबसे ज्यादा इन लोगों को यूज किया ताकि क्योंकि इनकी प्रेजेंस और इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से वो प्रोडक्ट भी बहुत आगे बढ़ता था। तो ये हमने बनाई, फिर हमने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। तो काफी कुछ प्रोजेक्ट स्मिता के जरिए और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोजेक्ट वाइल हमारे ये सारे सीरियल पॉपुलर स्पेस में, कमर्शियल स्पेस में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे थे, उसी टाइम पे हमने एक ऐसे सीरियल वगैरह बनाए जो कि वैल्यूएबल रहे और बहुत बड़ा इम्पैक्ट करे लोगों की लाइफ पे। तो मैं कहूंगी कि और इसके लिए हमें काम करने के लिए हमें काफी मतलब ऑफ कोर्स मोस्टली हमारे स्पॉन्सर्स यूनिसेफ, नहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नहीं तो वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया वगैरह थे। लेकिन इनके अलावा जो हमें कम्युनिकेशन की जो सबसे ज्यादा जो बोलते हैं इंफॉर्मेशन और जो सबसे ज्यादा हमें सच्चाइयां पता चलती थी, वो अलग अलग भिन्न भिन्न नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्चुअली गांव में और अलग अलग जगहों पे काम कर रहे थे उनके जरिए मिलती थी। So we used to work with them and we used to spend time with them. We used to travel to them, see their work, how they are working, understand that how women are, perceiving things, how men are perceiving things. और वो सारी स्टडीज को लेके हम लोग फिर अपनी स्क्रिप्टिंग करते थे। तो बहुत बहुत ज्यादा मेरे लिए से जो सबसे ज्यादा एवोल्यूशन मेरे अंदर हुआ एज अ क्रिएटिव पर्सन, ये प्रोजेक्ट स्मिता के जरिए हुआ। आपकी फिल्म व्हाइट नॉइज कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई। एक फिल्म निर्देशक के रूप में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में आपका दृष्टिकोण क्या है और आप अपनी कहानियों के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाहती हैं? ये लास्ट पार्ट आपके क्वेश्चन का बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं क्या अपने कहानीकार एज ए कहानीकार क्या कहना चाहती हूँ और क्या इस माध्यम से बोलना चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है कि मैंने अपनी जो जिंदगी जी है, अगर तब की भी बात करूं जब मैं ये इस इंडस्ट्री में आई थी, उसके पीछे भी काफी स्ट्रगल था, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से आई थी और मैं यहाँ पे बॉम्बे में अपनी दोस्तों के साथ रह रही थी, और सामने बहुत चैलेंजेस आते थे। कभी हम रेंट नहीं पे कर सकते थे, कभी हम जो चाहते थे वो खा नहीं सकते थे, जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाते थे। कितने चैलेंजेस जो हम फेस करते थे, कितनी मुश्किल से हमको नौकरियां मिलती थी, और एक जॉब खत्म होता था उसके बाद कई महीने वेट करना पड़ता था बिफोर द नेक्स्ट जॉब वुड कम। उसमें हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, और हमारे पीछे जो फैमिलीज थी, ऑफ कोर्स मिडिल क्लास फैमिलीज थी, दे वर वेल टू डू, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम लोग जो चाहे हमें मिले, और ना ही हम चाहते थे कि हम अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ बने। यही होता है, एक बार आप घर छोड़ के आते हो तो आपको लगता है कि ऐसी कभी ना हो कि आपको हाथ जाके वहां पे वापस फैलाना पड़े। तो वो सारे चैलेंजेस को फेस करके जब मैंने अपना काम शुरू किया और मेरा काम अच्छा चलना शुरू हुआ, तो somehow the other वो सारे चैलेंजेस मेरे काम में रिफ्लेक्ट होने लगे। जो भी मैं लिखती थी, निर्देशक थी या मैं निर्माण करती थी, उसका कुछ ना कुछ उसकी बातें जो मेरे अपनी बातें थी वो सब उधर आती थी, और वो सारा जो मैं कर रही थी वो बहुत सक्सेसफुल होने लगा। उसके जरिए मुझे ये जानने को मिला कि मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि जो चैलेंजेस मैं फेस कर रही हूँ, हजारों लाखों करोड़ों लोग वही चीज भी फेस कर रहे हैं। और लाइफ जैसे चलने लगी आगे, चैलेंजेस और सामने आने लगे, और बड़े बड़े चैलेंजेस सामने आने लगे, और somehow the other मेरे जितना भी काम है मैंने आज तक किया है, वो कहीं ना कहीं मेरे काम में रिफ्लेक्ट होता है। तो सिमिलरली जब मैंने व्हाइट नॉइज बनाई, उस फिल्म के पीछे भी जो स्ट्रगल था वो अलग था।
क्योंकि तब तक तारा हो चुका था, मैं बहुत सक्सेसफुल हो चुकी थी, मैं नाम कमा चुकी थी। मेरे पास जो निजी जिंदगी की छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स थे वो नहीं थे। लेकिन अब मैं उससे भी बड़े प्रॉब्लम सामना कर रही थी। एज़ अ सक्सेसफुल वुमन, इस वुमन की स्पेस इस दुनिया में कितनी है? आप कितनी दूर तक एज़ अ वुमन अपना नाम कमाने के बाद भी कुछ कर पाती हैं अगर आपके पीछे आपके बाप-दादा या लेगेसी ना हो? वो सारी बातें बहुत बड़े चैलेंजेस थे। कई बार मैं ये भी सोचती थी कि काश मैं इतनी सक्सेसफुल नहीं होती तो मेरी लाइफ ज़्यादा सिंपल होती। क्योंकि सक्सेसफुल होने के बाद जब आपके सामने रुकावटें आती हैं और आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो, वो और भी ज़्यादा पेनफुल और ट्रॉमेटिक होती है। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप इतने ज़्यादा लाचार होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ वो सामने जो आपके सामने रुकावटें आ रही है वो सिर्फ इसलिए आ रही हैं कि आप औरत हो। और आप ऐसी औरत हो जिसके पीछे ना तो आपके पास एक पति है जिसके ऊपर ये दुनिया भरोसा करेगी, ना आपका बाप कुछ है जिसके ऊपर ये दुनिया भरोसा करेगी, ना आपका भाई इस इंडस्ट्री में है जिसके ऊपर ये दुनिया, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री आपको चांस देती है एज अ वुमन, वो इसीलिए देती है क्योंकि उनका भरोसा आपके ऊपर नहीं होता है। वो इसलिए देती है कि उनका भरोसा आपके भाई, बाप या पति के ऊपर होता है कि कल को कुछ हो जाए तो इन लोगों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, औरत के ऊपर तो नहीं किया जा सकता। वो मैंने एक्चुअली में एक्सपीरियंस किया सक्सेसफुल होने के बावजूद। और मैं इस मूड में नहीं, मतलब मेरा दिमाग ये नहीं सोचा था कि मैं, मतलब कई लोग बोलते थे तुम शादी कर लो, तो मुझे ये बहुत अजीब लगता था कि मैं इसलिए शादी करूं कि मेरे पीछे कोई बंदा होना चाहिए जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो मुझे वो राजी नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगता था कि मैं शादी करूंगी क्योंकि मुझे कोई एक बंदा मिले जिससे मैं चाहूं कि मैं इसके साथ जिंदगी बिताऊं, नॉट बिकॉज ये इसके ऊपर भरोसा करके लोग मुझे काम देंगे, समझे ना? तो वो सारी बातें व्हाइट नॉइज में आई किसी ना किसी तरीके से, और मेरा स्ट्रगल एज अ राइटर इन टेलीविजन उसमें रिफ्लेक्ट हुआ। हालांकि बहुत ज्यादा फिक्शनलाइज थी स्टोरी, लेकिन फिर भी हुआ कि कैसे एक औरत मर्द के बिना नहीं कुछ आगे बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी वो आगे जाती है मेरी हीरोइन, और फिर भी मैं भी आगे गई डिस्पाइट दैट। एंटरटेनमेंट एजुकेशन पर आपका बहुत प्रभाव रहा है। एंटरटेनमेंट एजुकेशन की अवधारणा को आप कैसे परिभाषित करेंगी और यह किस प्रकार समाज में परिवर्तन ला सकता है? मेरे समझ में, जैसे मैं समझती हूँ एंटरटेनमेंट को, कोई चीज जो रेलेवेंट ना हो वो एंटरटेनमेंट हो ही नहीं सकती। हालांकि बहुत ज्यादा फॉर्मूलाइक सिनेमा और टेलीविजन और वो सब भी पॉपुलर है, पर पॉपुलर एंड एंटरटेनमेंट डज नॉट मीन द सेम थिंग। पॉपुलर कोई बहुत चीज हो सकती है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को आप ये नहीं बोल सकते कि आपका दिल बहला दिया उस पॉपुलैरिटी में, क्योंकि वो बार बार आपके सामने कोई चीज आ रही है, आप अपनी आंख हटा नहीं सकते हो बार बार, क्योंकि एक गाना आपके दिमाग में बज रहा है, आपके आसपास जहाँ जाते हो वही गाना बज रहा है, तो आप कहीं ना कहीं वही गाना गुनगुनाना भी शुरू करोगे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है। कई बार आप अपने आप से इरिटेट होते हो कि इतना बकवास गाना आप क्यों गा रहे हो, और आप चाहते हो कि किसी भी तरह उस गाने को अपने दिमाग से बाहर निकालो, और जो गाना आपको पसंद है वो गाना आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हम एक ऐसे मार्केटिंग वर्ल्ड में हैं, वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग में है, जहाँ पे आप क्या देखेंगे, आप क्या देखना चाहते हो, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आपको ये देखना ही पड़ेगा, आपको ये सुनना ही पड़ेगा, आपको ये चीज को अब खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि और कुछ नहीं है आपके सामने। तो कैसी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उसको मैं पॉपुलैरिटी बताती हूँ। अगर आपकी ग्रोसरी स्टोर में एक ही टूथपेस्ट है, अब वही खरीदोगे ना, क्योंकि आप दांत ब्रश तो करोगे ही करोगे अगले दिन, करेक्ट? तो आप टीवी भी लगा के बैठे हो क्योंकि वही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप इरिटेट हो रहे हो कि मैं क्यों ये बकवास देख रही। एंटरटेनमेंट एजुकेशन, इसलिए जब मैं बोलती हूँ, जब एंटरटेनमेंट की बात आए तो एंटरटेनमेंट वो चीज होती है जो वाकई में आप कहीं उस सारे जंगल में से ढूंढ निकाल के आप उस टीवी शो को देखोगे, ढूंढ निकाल के आप वो फिल्म देखोगे, ढूंढ निकाल के आप वो गाना सुनोगे, ढूंढ निकाल के आप वो चीज खरीदोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चीज एंटरटेनमेंट है, और वो चीज एंटरटेनमेंट क्यों है? इसलिए कि वो आपकी लाइफ में रेलेवेंट है। उस फिल्म, उस गाना, उस रेडियो शो, उस
किसी ना किसी इमोशनल वे में वो चीज आपको टच कर रही है, या तो इसलिए क्योंकि वो आपकी सच्चाई सामने रख रही है, या तो इसलिए कि वो आपको कुछ ऐसी चीज कन्वे कर रही है जो आपको पहले पता पता नहीं थी, या तो इसलिए कि आपको कोई याद दिला रही है जो आप याद करना चाहते हैं। और वो रेलेवेंस जो होती है वो एंटरटेनमेंट है, और वो रेलेवेंस जो होती है वो आपको अंदर से बदलती है। वो कहानी है जो आप सुनते ही जाग जाते हो, वो कहानी है जो आप सुनते ही या देखते ही आप सोचते हो कि मेरी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, और इसलिए आप अपनी जिंदगी में वो चेंजेस लाना शुरू करते हो, जिन चेंजेस की वजह से आज जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आज जैसे मैं यहाँ हूँ, ये सोचा भी नहीं जा सकता होगा जब मैं जम्मू में पैदा हुई थी 1960s में। ये सोचा भी नहीं होगा कि आप जो काम कर रहे हो और ऑस्ट्रेलिया में जब आप पैदा हुए थे पंजाब में। तो वो कहानियां जो हमारी दादियां सुनाती थी, जो हमारे मम्मी और पापा सुनाते थे, क्यों सुनाते थे? कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के अंदर एक ऐसी बात जाए जिसमें उसमें वो एक फायर आ जाए, आग जल जाए, और वो आग जले ऐसे कि मेरा बच्चा ये जगह छोड़ के वहां जाके वो नाम कमाए जिसकी मैं इज्जत करूं। वही एंटरटेनमेंट एजुकेशन है। तो मेरा काम एंटरटेनमेंट एजुकेशन के जरिए यही रहा है, कैसे हम वो कहानियां इस पूरे हेस्टैक में से एक नीडल की तरह ढूंढ निकालें, फिर दुनिया तक पहुंचाएं। भले वो डॉक्यूमेंट्री हो, भले वो शॉर्ट फिल्म हो, भले वो फीचर फिल्म हो, या जो भी हो, क्योंकि आप मानेंगे कि इतनी खूबसूरत कहानियां आज के जनरेशन के फिल्म मेकर्स, राइटर्स वगैरह बता रहे हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट स्पेस में देखेंगे तो बहुत बहुत कमाल की, पर जैसे ही वो कहानियां कमर्शियल स्पेस में जाती हैं, उनकी ऐसी की तैसी हो जाती। तो बेस्ट फॉर अस इज कि इंडिपेंडेंट स्पेस में जो बढ़िया काम हो रहा है उसको हम कैसे ऐसा मोनेटाइज करवाएं, ऐसा कमर्शलाइज करवाएं कि उनकी करप्शन ना हो, और वो जो फिल्म मेकर है वो भी करप्ट ना हो, और वो फिल्म मेकर ऐसी बढ़िया कहानियां बताता चला जाए। तो वो हमारा बेसिक थिंग है। आपने बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से सब कुछ हमें समझाया है। आपने 2012 में ACEE एशियन सेंटर फॉर एंटरटेनमेंट एजुकेशन की सह स्थापना की, द थर्ड आई कार्यक्रम शुरू किया। इस संगठन के उद्देश्य क्या है? यह मनोरंजन उद्योग को कैसे प्रभावित कर रहा है? तो ये एशियन सेंटर फॉर एंटरटेनमेंट एजुकेशन मैंने शुरू किया था विद मेरे मेंटर ही हैं ऑगस्टीन वेलियत, उनके साथ। और वो यूनिसेफ में काफी साल काम उन्होंने किया, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आज भी बहुत काम करते हैं एजुकेशन वगैरह में। उसका मेन पर्पस हमारा था ये थर्ड आई प्रोग्राम शुरू करने का, जो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में एक सेंटर है, हॉलीवुड हेल्थ एंड सोसाइटी, नॉर्मन लियर सेंटर में इन यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। तो हमने उनका जो मॉडल था हॉलीवुड हेल्थ एंड सोसाइटी, वो यहाँ पे रेप्लिकेट किया इंडिया में, और हमें फंड्स मिले बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू। हॉलीवुड हेल्थ एंड सोसाइटी अमेरिका की हॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ काम करती है, जो कि थर्ड आई प्रोग्राम इंडिया में बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा था। हॉलीवुड में जितने प्रोग्राम आप देखते हैं, ग्रेज एनाटॉमी से लेके LA लॉ, 90210, और जितने भी बड़े बड़े उनके आज के दिन में भी जो बड़े शोज हैं, उनमें जो राइटर्स हैं, जो राइटिंग रूम है, वो हॉलीवुड हेल्थ एंड सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ताकि वाइल दे आर टेलिंग अ स्टोरी, जो एक कहानी बता रहे हैं, उस दौरान जो भी चीजें जो बहुत असेंशियल चीजें टच करती हैं, जैसे कभी मेडिकल के साथ, या लॉ के साथ, या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उनमें वो फैक्चुअल रहें, और अपने मन से ही नहीं बना के कुछ भी डाल दें ड्रामा के लिए। तो वो फैक्चुअल होने की वजह से ना ही एंटरटेनमेंट उसमें बढ़ती है, वो फैक्चुअल होने की वजह से अमेरिकन लोग जो हैं, जो बच्चे वो सीरियल्स देखते हैं, जो बड़े लोग सीरियल्स देखते हैं, उनके ऊपर वो प्रभाव होते हैं, और उसकी वजह से उनकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है उनकी लाइफ में। दे आर नॉट डम इडियट्स हु डोंट नो एनीथिंग, और दे आर नॉट डम इडियट्स हु बिलीव एनीथिंग दैट इज टोल्ड टू देम, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू बी फैक्चुअल। तो हमने कोशिश की, इंडिया में हमने 5 साल काम किया, 2 ग्रांट्स हमें मिले, बहुत ज्यादा कोलैबोरेट करने का कोशिश किया हमने, जितने भी हमारे टेलीविजन चैनल्स वगैरह हैं। 99% लोगों के पास जब हम गए, हमने बोला कि हम आपकी मदद करेंगे,
आप जब सीरियल बना रहे हैं आप हमारे साथ काम कीजिए। इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स, इंडिया के बेस्ट लॉयर्स, इंडिया के बेस्ट साइड, मतलब जो जितने, इवन अगर आप क्राइम शो कर रहे हैं तो उसमें अगर फोरेंसिक साइंस है, फोरेंसिक साइंटिस्ट भी हमारे पास है, हमारे पास उनके साथ दे विल हेल्प यू टू make your storytelling more powerful by bringing more facts and real stories to your table. But 99% लोगों ने बोला नहीं नहीं, we don't know, I'm not interested. नहीं नहीं, हम लोग अपने आप ही कर सकते हैं, हमें नहीं जरूरत है ये सब की। दिया सिंह ने मेरे साथ काम किया, हमारी सिस्टर दीदी, उनका सीरियल था सोनी टीवी पे, सोनी सब जब शुरू हुआ था उसमें उन्होंने हमारे साथ काम किया। उनका सीरियल बहुत अच्छा चला और इनके अलावा किसी और ने काम नहीं किया, उन सब ने। तो इवेंचुअली फिर हमने भी बोला कि सेंटर बंद कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर पैसा और डाल डाल के कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे सब लोग इतने माहिर हैं कि उनको सब कुछ आता है, और चैनल्स इतने वहां हैं कि उनको किसी की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ पैसा कमाना है। उनको कोई ऐसी इंटरेस्ट ही नहीं है कि दुनिया, हमारे जो इंडियंस हैं वो बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं, वो कुछ भी मान रहे हैं, जो भी आप कह रहे हो अपनी कहानी में वो मान रहे हैं, लेकिन आपको सच्चाई नहीं कहनी। तो फिर हमने 2018 में आके 2012 टू 2018 मैंने चलाया। इसके अलावा हमने बहुत और काम किए, हमने रिसर्च की, ऑडियंस रिसर्च की, हमने लोगों को समझा ऑडियंसेस कैसे हैं। हालांकि कोई हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी हम लोग रिपोर्ट्स बना बना के उनको भेजते थे, और हमें मालूम है कि इसका काफी प्रभाव भी हुआ। लेकिन 2018 तक आते आते हमने भी बोला कि अभी जितना कर सकते थे हो गया, इसके अलावा पैसे और डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है। और मैंने ये सेंटर बंद किया, और उसके बाद मैंने अपनी फिल्म शाउट बनाई, और द डेली आई जो मैं ऑनलाइन न्यूज़पेपर अपना चलाती हूँ, वो बहुत बढ़िया चल रहा है आज के दिन में। वो मैंने शुरुआत की, और मैंने अगला फेज शुरू किया अपनी लाइफ का। क्या आपको लगता है कि तारा और भी कई प्रगतिशील जो धारावाहिक थी और फिल्में भी थी, फिल्मों के अंदर भी काफी परिवर्तन आए हैं अभी, तो उनको इसलिए बंद किया गया क्योंकि उनके अंदर जो औरतों की एक छवि थी वो एक मजबूत इंडिपेंडेंट औरतों की थी, वो डिपेंडेंट नहीं थी किसी मर्द के ऊपर, चाहे वो फादर था, चाहे वो हस्बैंड था, चाहे वो बेटा था, या किसी भी ये जो रिश्ते थे। और वो एक भारतीय समाज के लिए, कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक चीज था जो वो मैसेज को कन्वे करना चाहते थे, क्योंकि भारतीय बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं जो वो देखते हैं एंटरटेनमेंट, चाहे वो टीवी के अंदर है चाहे वो फिल्मों के अंदर है। जरूर जरूर जरूर, क्योंकि हमें बोला गया था कि अब टेलीविजन सिर्फ शहरों में नहीं जाता है, अब गांव खेड़ों में जाता है, और इसलिए वहां के लोग ये वाला ऐसी कहानियां सुनना नहीं चाहते, जो कि बिल्कुल गलत था। और बाद में मैंने बहुत सारा रिसर्च करके प्रूव भी किया कि गलत चीज है, क्योंकि अगर कोई बदलाव चाहते हैं तो वो गांव वाले चाहते हैं, और उनकी जिंदगी आपने अंधेर में रखी हुई है, क्योंकि आपको उनकी कहानी बार बार सुना सुना के उनको, आप कोई रास्ता नहीं दिखा रहे उनको कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और ये बहुत डेलिबरेटली किया गया था सुख जी, क्योंकि जब ये फर्स्ट भी, आज के दिन में इन्होंने न्यूज मीडिया को पूरा ये कर लिया, मोनोपोलाइज कर लिया है, और न्यूज मीडिया में सिर्फ वो ही कहा जाता है जो हमारी गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन इससे 20 साल पहले इन्होंने सबसे पहले जिसके ऊपर हमला किया वो था फिक्शन, क्योंकि फिक्शन का प्रभाव न्यूज मीडिया से कई ज्यादा होता है। एंटरटेनमेंट का प्रभाव न्यूज मीडिया से कई ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि एंटरटेनमेंट और भी ज्यादा लोग देखते हैं, न्यूज बहुत कम लोग। आज भी अगर आप रेटिंग्स पकड़ेंगे तो 80% लोग एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं, और 20% मसलन होंगे जो न्यूज देखते हैं। तो न्यूज इनके लिए इतना बड़ा डेंजर नहीं था। लोगों की जिंदगियों को कैसे रोक के रखा जाए और इनको आगे ना बढ़ने दें, सबसे पहले हमला फिक्शन पे हुआ। और वो फिक्शन इन्होंने सास बहू चला चला के ये बोल के कि भारत के लोग प्रोग्रेसिव स्टोरी टेलिंग के लिए रेडी नहीं है, भारत के लोग इस चीज को नहीं चाहते, बोल बोल के इन्होंने उनको पीछे रखा। लेकिन मैंने खुद इतना ट्रैवल किया है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हर जगह, मैं पूरे इंडिया ट्रैवल करके आई हूँ, और मैंने हर जगह लोगों से बात की है
एक बंदे ने तो मुझे सामने से पूछा कि तुम टीवी बनाते हो तो अपनी कहानी क्यों नहीं बताती, ये घिसी पिटी मेरी बेटियों की कहानी क्यों बताती रहती है? तो मैंने कहा मैं नहीं बताती हूँ, मुझे फोर्स किया जाता है ये स्टोरीज बताने के लिए। तो लोग परेशान हो गए, उनको ये नहीं देखना। इसीलिए तो यूट्यूब आज के दिन में इतना पॉपुलर हो रहा है। लोग नहीं देखना चाहते जो चीज आप धो धो के उनको दिखा रहे हो। हर इंसान पूरी दुनिया में किसी भी गांव खेड़े में हो, वो चाहता है कि वो उसकी लाइफ आगे बढ़े, वो चाहता है कि उसके बच्चे आगे बढ़े। कोई ऐसा नहीं चाहता है। मैं आज भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एक इंसान चाहता है कि उसकी बेटी एक बीवी बन के किसी के घर में नौकरानी बने। वो सिर्फ अपनी बीवी की, अपनी बेटी की शादी इसलिए करवाता है क्योंकि उसको मालूम है कि उस बेटी के पास आगे का रास्ता ही नहीं है। तो अगर इसको मैं शादी करवा दूं और किसी के घर में उसको मैं किसी की बीवी बना के रख दूं, तो एटलीस्ट उसकी जिंदगी तो सेफ रहेगी। क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अपनी बेटी की वो शादी कराता है और इसलिए अपनी बेटी को घर के बाहर काम करने के लिए नहीं भेजता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसको लगता है कि मेरी बेटी को घर बैठना चाहिए, क्योंकि किसी ने ऐसा, मतलब कोई समाज ऐसा बोल रहा है। हर आदमी चाहता है कि मेरी बेटी मुझे उतना गर्व हो मेरे बेटियों में जितना मेरे बेटे में गर्व हो। तो इन लोगों ने हवा बना के ना पूरे इंडिया को पीछे करके रखा हुआ है। रियलिटी वो है, और जानबूझ के किया है क्योंकि उनके ऊपर ये कंट्रोल अदरवाइज कैसे करेंगे। इंसान समझदार हो जाएगा तो उसको हर चीज के लिए उनके सामने हाथ फैला के तो नहीं बैठना पड़ेगा ना। इनको चाहिए कि इंसान हाथ फैला के बैठा रहे, और इसलिए इंसान समझदार ना बने। और अगर हिंदी में बहुत ज्यादा सामने प्रोग्रेसिव कहानियां अगर देख लेगा तो वो समझ जाएगा, समझदार हो जाएगा। इसलिए इन्होंने ये सब किया हुआ है। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं जी आपको। मैं भी बोलते था कहीं पर समय बहुत कम है। एक प्रश्न है जो मैं आपसे जरूर पूछने वाला हूँ, और बाकी जो सारे प्रश्न है वो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर, और वो क्वेश्चन। यस। तो जो एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो शाउट मूवी है जो आपने बनाई है और 1 साल से वो रिलीज नहीं हो रही, तो आपके क्या विचार है कि क्या कारण है कि सेंसर उसे रिलीज नहीं कर रहा? कारण तो सीधा सीधा ये है कि उसमें औरतों की सच्चाई है। शाउट जो मैंने फिल्म बनाई है, एक प्रोडक्शन हाउस है स्वास्तिक प्रोडक्शंस करके, उन्होंने प्रोड्यूस किया, मैंने उसको डायरेक्ट किया, और मैंने 4 साल कम से कम काम किया एक बहुत खूबसूरत टीम के साथ। और हमने पूरे इंडिया में फेमिनिज्म का जो मूवमेंट है उसको समझा है, कैसे औरतों ने जेनरेशन ओवर जेनरेशन अपने पांव आगे बढ़ाए हैं, और उन्होंने कैसे आज के दिन में जो भी जितनी भी इंडिपेंडेंस पाई है वो पाई है। और जब मीटू मूवमेंट हुआ था, वो सिर्फ इसलिए इंडिया में नहीं आया था क्योंकि बाहर कहीं शुरू हुआ था, वो इसलिए इंडिया में इतनी पकड़ उसकी हुई थी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे ग्रास रूट्स पे इतने मूवमेंट्स थे। जो फेमिनिज्म के मूवमेंट्स जो 60s में, 1970s में, 80s में हुए थे, भले लोगों ने लिटरेचर इतनी बड़ा बड़ा विमेन लिटरेचर किया था, या भले लोगों ने एकेडमिक्स में इतना उसका प्रोग्रेस किया था, भले ही लोगों ने पॉलिटिक्स में इतना प्रोग्रेस किया था। तो ये पूरी कहानी है उस फिल्म की, और कम से कम 55 लोग हैं जिनको मैंने इंटरव्यू किया ऑल ओवर इंडिया, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। सिर्फ क्योंकि मैंने बनाई है इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, पर जो भी देखेंगे सुख जी, इवन आई वुड लव फॉर यू टू सी इट, एंड आई होप दैट आई विल बी एबल टू शो इट टू यू सून। तो ये बनाई। अब ये फिल्म कंप्लीट होने के बाद इसके अगर आप कभी भी गूगल करके रिव्यूज देखेंगे शाउट द फिल्म के, आप चौंका जाए, आपको चौंकाने वाली बात हो जाएगी क्योंकि इतने अच्छे रिव्यूज मिले। क्योंकि हमने सिर्फ 3-4 स्क्रीनिंग्स की, उसके बाद प्रोड्यूसर ने बोला कि इसको हमें सेंसर सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। तो उसके बाद सेंसर सर्टिफिकेट हमने लिया, सेंसर के लिए अप्लाई किया, तो उधर जाके फिल्म रुक गई। उन्होंने बोला आधी से ज्यादा फिल्म काट दो। अगर आधी से ज्यादा हम फिल्म काटेंगे तो फिल्म का कुछ बचेगा क्या? प्रोड्यूसर डर गया। हालांकि ऐसा कोई रूल बुक में रूल नहीं है कि आप फिल्म लोगों को नहीं दिखा सकते, आप फेस्टिवल में नहीं भेज सकते, आप इंटरनेशनली उसको रिलीज नहीं कर सकते, लेकिन प्रोड्यूसर इतना डरता है गवर्नमेंट से आज के दिन में कि
वो रेडी ही नहीं है कि वो फिल्म को 4 लोगों को भी दिखा दे। और वो क्यों डर रहा है? क्योंकि उसके 10 और सीरियल चल रहे हैं, रामायण और महाभारत और पता नहीं क्या क्या। उसको डर है कि अगर उसने ऐसी कोई स्टेप ली कि इतनी अच्छी फिल्म वो दिखा दे लोगों को, अगर इंडस्ट्री के लोग या गवर्नमेंट के लोग उसके अगेंस्ट हो जाए तो उसका पूरा धंधा फट हो जाएगा। एक आदमी जिसने इतना पैसा लगा के इतनी अच्छी फिल्म बनाई, वो डरा हुआ है, बैठा है कि मैं अच्छी फिल्म दिखाऊंगा तो मेरा बिजनेस पूरा ठप हो जाएगा। और सेंसर बोर्ड ने 1 साल से ज्यादा हो गया अभी, मतलब लास्ट ईयर हमने जनवरी या फरवरी में सेंसर, अभी यहाँ पे जून हो गया है, अभी तक वो सेंसर में पड़ी है, उन्होंने हमको रिलीज नहीं दिया। अनफॉर्चुनेट चीज है, पर कोई बात नहीं। मुझे कई बार ऐसे लगता है कि जो चीज बैन होती है मेरी, तो उसमें मतलब मैंने उतना ही जरूरी काम किया है जिसकी वजह से बैन हुई है। बिल्कुल जी। और जो इस टाइम की जो करंट स्थिति है उसके अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली एक स्पेशल तरीके का मैसेज ही सरकार चाहती है कि कन्वे हो हर किसी को, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जो औरतों के साथ जो व्यवहार है उसको तो शुरू से ही एक तरीके से, जैसे आपने शुरू में बोला कि औरतों को कई डिफरेंट रोल्स के अंदर दिखा रहे हैं, यहाँ पे घर के अंदर भी एक औरत, यहाँ तो एक माँ होती है, एक बीवी हो सकती है, एक बेटी है, एक बीवी है, बट एक औरत नहीं है, एक औरत एक लिविंग थिंग नहीं है। करेक्ट। और इतनी बेड़ियां उसे जकड़ देती है समाज की और घर की और बाहर की, जो उसमें से कभी बाहर ही नहीं निकल पाती। बिल्कुल। विनीता जी, अभी मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैंने आपको ये भी बताना है कि मैंने तारा सीरियल फिर दोबारा देखा अपने बच्चों के साथ, मेरी बीवी के साथ। थैंक यू। सबने बहुत लाइक किया, बट अभी जो सीरियल अवेलेबल है उसके अंदर बहुत उन्होंने काटा हुआ है पार्ट्स को, बहुत कई एपिसोड्स नहीं है, तो बहुत सारी स्टोरीज थी, बहुत सारा जो चीजें थी जो कंप्लीट नहीं दिखी। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो जो टाइम था जब हमने ये देखा था, तो इसका जो उससे मैं अभी तक नहीं उभर सका। थैंक यू। ना ही मेरे को लगता है कोई उभर पाया है जिसने उस समय के धारावाहिकों को, स्पेशली तारा को देखा है। तो थैंक यू सो मच विनीता जी, आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सुख जी। मेरे लिए बहुत प्राइड की बात है, आप मेरे दोस्त हैं और कई सालों से, तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे, यू आर माई फेवरेट राइटर, तो वो एक थैंक यू। और कोई नहीं, बट यू मेक माई डे, मेक मी फील वेरी हैप्पी, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।